from the. Thank you very much. Assalamu alaikum. This is Dr. Syed Arshad Hussain. I'm a respiratory consultant at Medicine Hospital in Kent and also an honorary senior clinical lecturer at King's College London. I have been asked to do a presentation to help oxygenation and treat respiratory failure in the setting of COVID-19. So I'm doing it in Urdu for our colleagues in Pakistan and doctors and nurses to understand this better. तो majority of COVID-19 infection is mild. ये ग्राफ बड़ी क्लियरली शो कर रहा है कि 80.9% पीपल को माइल्ड सिम्टम्स होंगी. वो फीवर होगा, कॉफ होगी, उनको मैल्जिया, जोड़ों में दर्द, जिस्म में दर्द, सर में दर्द, बाज़ सूंघने की सलाहियत कम हो जाती है और टेस्ट वगैरह नहीं ठीक से आता, थ्रोट में फीलिंग होती है, बाज़ वक्त लूज मोशंस होते हैं. तो तमाम माइल्ड सिम्टम्स हैं जो कि घर में पेशेंट रह सकते हैं और उनको ईज़िली देखभाल की जा सकती है. उनको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा ताकि दूसरे घर के लोगों को इन्फेक्शन ना लगे. लेकिन 13.8% ऑफ पीपल उनको सिवियर डिजीज़ होती है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है. ये वो मरीज़ हैं जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस चढ़ रही है और उनकी सांस जो है तकरीबन 25 से 30 दफ़ा 1 मिनट में हो रही है, यानी तेज़ सांस ले रहे हैं और उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है 92 या 94 से नीचे चली गई परसेंटेज से. तो ये डेफिनेटली इनको नहीं जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा और वहाँ उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी. इसके अलावा अगर ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस है या चेस्ट पेन है तो भी ये इंडिकेशन है कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी इन मरीज़ों को. 4.7% ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके अंदर जो है बहुत सिवियर डिजीज़ होती है और उनके डिजीज़ जो है वो मैनेज करने के लिए सिर्फ वाइड जो रास्ता है वो वेंटिलेशन सपोर्ट है इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, इंट्यूबेशन एंड वेंटिलेशन. ना मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक फार्मूला बताता चलूँ कि व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी फेलियर. तो रेस्पिरेटरी फेलियर इज़ एन इनअप्रोप्रिएट गैस एक्सचेंज दैट हैपन्स इन द लंग विच इज़ द ऑर्गन ऑफ गैस एक्सचेंज. तो उसमें टाइप 1 या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकती है या सिर्फ उसके अंदर लो PO2 हो सकती है, जैसे लेस देन 8 kPa किलो पैस्कल यूनिट या 60 मिलीमीटर Hg. इसी तरह PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है हाई होती है 6.4 kPa से अबव विच इज़ 48 मिलीमीटर Hg. तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. इसके अंदर नॉर्मल PCO2 होती है. दैट्स वाई ब्लड गैसेस का करना इन मरीज़ों के लिए बड़ा ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि टाइप 1 फेलियर है या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर. कोविड के जो पेशेंट्स ब्रेथलेसनेस के साथ आते हैं ज़्यादातर उनके टाइप 1 फेलियर होता है अनलेस उनको COPD हो. तो उसके कॉजेस हमें पता है कि एस्मा में हो सकता है, लेकिन थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ या क्लॉट्स इन द लंग जो है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कर सकता है. इसके अलावा निमोनिया के अंदर हो जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर होता है, एम्फिसीमा के अंदर बाज़ हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ के अंदर हो सकता है. लेकिन जो सबसे अहम बात है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ARDS, जो कि माइल्ड मॉडरेट और सिवियर टाइप की डिजीज़ हो सकती है स्पेशली इन द सेटिंग ऑफ COVID-19 रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स. टाइप 2 की COPD स्मोकर्स में होती है. कुछ दवाओं से हो सकती है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर या चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटीज़ में टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होती है और उसकी चेक जो है वो ब्लड गैसेस के ज़रिए हो सकता है. ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए ये इसको ड्राइंग को मैं यहाँ इसमें प्रेजेंटेशन में यूज़ किया है. आपको पता है कि जो गैस एक्सचेंज होती है वो सबसे छोटे यूनिट में फेफड़ों के लंग्स के अंदर होती है जिसमें एल्वेलाई जिसे हम कहते हैं, और एल्वेलाई के साथ कैपिलरीज करीब से जारी होती हैं जहाँ के वो कार्बन डाइऑक्साइड ला के देती हैं जिस्म से और ऑक्सीजन जो आ रही है ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है. तो ऑक्सीजन इस तरह बॉडी के अंदर सप्लाई होती है. अब इसके अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं एल्वेलाई जो एयर सैक्स होते हैं, एक टाइप 1 न्यूमोसाइट्स कहते हैं और दूसरे को टाइप 2 न्यूमोसाइट्स कहते हैं. तो ACE2 सेल्स भी कहते हैं. तो COVID-19 की जो वायरस है इसके टेंटिकल्स हैं और वो जाके एस रिसेप्टर्स पे जाके बैठ जाती है इन टाइप 2 न्यूमोसाइट्स. उसके बाद कैस्केड्स ऑफ रिएक्शन होते हैं. ये RNA वायरस है और RNA रिप्लिकेशन होती है. उसके बाद मैक्रोफेजेस रिलीज़ करती है. मैक्रोफेजेस का काम ये है कि एल्वेलाई के अंदर वो रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 और TNF अल्फ़ा. इसके अलावा और भी दूसरे
मीडिएटर्स रिलीज होते हैं। इनके रिलीज होने से क्या होता है कि जो वेसल्स एल्वेलाई के साथ साथ जा रही है उसमें वेजोडाइलेटेशन हो जाती है और उसकी परमिबिलिटी कैपिलरी की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया क्रिएट करती है क्योंकि फ्लूइड जमा हो जाता है एयर सैक में। इसके अलावा सरफेक्टेंट भी रिलीज होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट से और वो नहीं रिलीज होता, जिसकी वजह से ये जो एल्विला हैं ये कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं और मरीज को सांस लेने में मजीद दुश्वारी शुरू होती है। मैं चाह रहा हूँ कि सिंप्लीफाई कर दूँ कि कॉजेस, ताकि हमारी ऑडियंस समझ सके। तो कॉजेज ऑफ ब्रेथलेसनेस इन कोविड-19 पेशेंट सबसे इम्पोर्टेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, जो कि माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर हो सकता है। इसके अलावा थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ पीपल को, मरीजों को ब्रेथलेस कर सकती है, इसलिए डी डायमस का चेक करना बड़ा ज़रूरी है पेशेंट्स को जब एडमिट होते हैं। इसके अलावा वायरल निमोनियाज हो सकते हैं, जो कि उसका ट्रीटमेंट कोई बहुत ईजी मौजूद नहीं है, ना ही कोई वैक्सीन है इस मरीज डिजीज़ की। इसके अलावा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनियाज होते हैं। जब आपको लगे कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है तो उसके अंदर आपको एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करनी पड़ती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अगर उनके अंदर कोई अंडरलाइंग लंग कंडीशंस हैं उसकी वजह से ब्रेथलेस हो सकते हैं, कार्डियक फेलियर या मायोकार्डाइटिस या अदर कॉजेज हैं पल्मेडियमा के अलावा, जिसकी वजह से टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है या पेशेंट सांस की चढ़ सकती है, पेशेंट ब्रेथलेस हो सकते हैं। ये एक टिपिकल चेस्ट एक्सरे जो कोविड में नज़र आता है, आपको नज़र आ रहा है दोनों तरफ बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स हैं, जो कि बहुत टिपिकल हैं कोविड की प्रेजेंटेशन के अंदर जब वो मरीज एडमिट होते हैं। ये सीटी स्कैन आपको एक नज़र आ रहा है। इसमें सीटी स्कैन के अंदर जो इसकी बेस पे आप देखेंगे दोनों साइड पे ग्राउंड ग्लास अपीयरेंसेस नज़र आ रही हैं। ये अगेन वेरी टिपिकल ऑफ कोविड है ऑन सीटी स्कैन। समटाइम्स स्वैब टेस्ट नेगेटिव होता है, बट एक्सरे फाइंडिंग्स या सीटी स्कैन फाइंडिंग जो है उसको कोविड की तरफ डायग्नोसिस को ले जा सकती हैं। इसके अलावा लिम्फोपीनिया और हाई सीआरपी और वाइट सेल काउंट भी अदर फीचर्स हैं। आप देख सकते हैं कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कर सकता है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंसेस कर सकता है। तो जब मरीज़ आता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी ऑक्सीजन असेसमेंट्स, और ऑक्सीजन असेसमेंट्स घर पे भी की जा सकती है प्रोवाइडेड पल्स ऑक्सीमीटर हो। आप देख सकते हैं यहाँ उंगली पे रखा गया ये पल्स ऑक्सीमीटर, उसकी 95% सेट्स है और हार्ट रेट इनका 109 पर मिनट है, और ये बड़ी ज़रूरी होती है। अगर 88 to 92 है इन स्मोकर्स और सीओपीडी तो वो भी एक्सेप्टेबल है, बट 92 to 94 ऑक्सीजन सैचुरेशन होनी चाहिए ऑन पल्स ऑक्सीमेट्री जब आप उनकी असेसमेंट कर रहे हैं। और अगर ऐसी हैं उनकी सैचुरेशन तो उनको घर भेजा जा सकता है, लेकिन अगर उनकी ऑक्सीजनेशन 92 से नीचे जा रही है तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, अगर वो घर में दिया जाए या उनको हॉस्पिटल एडमिट करके दिया जाए। ब्लड गैसेस की बड़ी अहमियत है क्योंकि हमें बताता है कि टाइप 1 या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है, एसिडोसिस डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, बाइकार्ब्स कैसे हैं, लैक्टेट्स अगर बढ़े हुए हैं तो इन्फेक्शन की तरफ जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन, इसके अलावा ग्लूकोज, सोडियम और पोटेशियम। तो ब्लड गैसेस की बहुत अहमियत है इन मरीज़ों को जो हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, कि पता चले कि किस तरह की उनकी रेस्पिरेटरी फेलियर है। ऑक्सीजन की उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन की घर में भी दिया जा सकता है, लेकिन हॉस्पिटल में सेफ्टी के साथ दिया जाता है, और उसके लिए हम देखते हैं कि वेंचुरी मास्क यूज़ करते हैं ताकि एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ की जाए। तो ये है वेंचुरी मास्क की डायग्राम, और इसकी जो अटैचमेंट्स होती हैं ये अगर 24% की होगी तो ब्लू कलर में आती है, 28% होगी तो वाइट कलर में आती है, 35% होगी तो येलो में आती है, अगर 40% की है तो रेड के उसकी कैप होती है, और 60% अगर दे रहे हैं तो ग्रीन कैप होती है। तो ये वेंचुरी मास्क है जिसके ज़रिए हम फिक्स ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं पेशेंट को। बाज़ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो रीब्रीथ मास्क के थ्रू देते हैं, तो वो 90% की या उससे अबव की ऑक्सीजनेशन दी जा सकती है थ्रू द रीब्रीथ मास्क, नॉन रीब्रीथ मास्क। अच्छा, ये अब उसके बाद जो हमने बात करनी थी ऑक्सीजन के बाद, वो यही करनी थी कि 2 to 4 लीटर्स होते हैं अगर 24% दे रहे हैं, 4 to 6 लीटर्स होते हैं अगर 28% दे रहे हैं, वेंचुरी के थ्रू दे रहे हैं 35% तो 8 to 10 लीटर्स ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, 40% दे रहे हैं तो 10 to 12 लीटर्स की ज़रूरत होती है, 60% दे रहे हैं तो 12 to 15 लीटर्स की ज़रूरत होती है। रिजर्वायर मास्क एट 15 लीटर्स पर ऑक्सीजन फ्लो दिया जा सकता है, और अगर
ये ज़रूरी है कि उनकी ऑक्सीजन को जब वो आते हैं तो असेस करा जाए। ये कंसनट्रेटर डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू नेज़ल ऑक्सीजन दी जा सकती है। और क्योंकि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है कोविड पेंडेमिक हॉस्पिटल्स में जब बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, तो ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं जो ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं, एयर से कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑक्सीजन। मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट आपको दिखाना चाह रहा था जिसको समझना ज़रूरी है कि अगर आप समझते हैं पेशेंट को कोविड-19 है तो उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक होनी चाहिए। अगर वो 92 से अबव हैं और एयर पे हैं तो उनको बड़े आराम से आप उनको घर भेज सकते हैं। उनको तसल्ली से दे सकते हैं कि भाई आप घर पे ऑक्सीजन चेक करें या घर पे मॉनिटरिंग करें। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो फिर वापस हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी रेट बड़े आराम से घर में चेक किया जा सकता है अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन मशीन मौजूद नहीं है। अगर 92 से कम है तो फिर उसके बाद देखना होता है कि ऑक्सीजन आपको देनी है, और ऑक्सीजन देने के लिए अगर आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा देनी पड़ रही है आपको तो वो 40% से ज़्यादा है तो और उनका रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा हुआ है तो उस सूरत में हमें CPAP को कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर में प्रेशर वेंटिलेशन देना पड़ती है। ये सपोर्ट और ये इसकी 5 to 10 centimeters of water, sometime highest हम जाते हैं तो 12 centimeters of water CPAP ट्रीटमेंट देते हैं। ऑक्सीजनेशन को उस सूरत में ये CPAP ऐड किया जाता है जब ऑक्सीजनेशन 40 to 60% रिक्वायरमेंट में चली गई। अगर उसके बावजूद भी मरीज़ बेहतर नहीं होता और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट फर्दर बढ़ती चली जाती है तो उस सूरत में ITU और वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, बट ITU की टीम को पहले से उसके लिए बता देना चाहिए। बाज़ ऐसा होता है कि ITU पेशेंट के सूटेबल नहीं होता है कि उसको वेंटिलेशन पे डाला जाए, स्पेशली अगर सिवियर COPD है या कोई क्रॉनिक लंग डिजीज़ है तो उस केस में उनको पैलिएटिव टीम के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है ताकि उनको एंड ऑफ लाइफ मेडिकेशंस और कंफर्ट की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाए रादर देन उनको ट्रीटमेंट की तरफ डाला जाए। और उनके मरीज़ के फैमिली को बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने ऐसा डिसीजन लिया ताकि उनको पता हो कि क्या आगे प्रोग्रेस क्या है मरीज़ की। अगर वेंचुरी मास से दे रहे हैं और ऑक्सीजन जो है वो लेस देन 40% की रिक्वायरमेंट है तो पेशेंट को सिर्फ प्रोन पोजीशन में 3-4 दिन तक रखें और उसकी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, ऑक्सीजन स्लोली जो है वीन ऑफ हो जाती है और मरीज़ को घर भेजा जा सकता है अगर वो लेस देन 24% ऑक्सीजन रिक्वायर कर रहे हैं। ये एक फ्लो चार्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ये इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है कि असेसमेंट होनी चाहिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में किसी भी हॉस्पिटल के मरीज़ों को जो आ रहे हैं उसमें आपको देखना होगा कि चेस्ट एक्सरे कराने के बाद उसके अलावा ब्लड रिजल्ट्स आने के बाद कि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कोविड या नहीं, क्योंकि स्वैब नेज़ल और थ्रोट स्वैब जो है ये 24 आवर्स 48 आवर्स तक टाइम तक वापस नहीं आता, तो आपको क्लिनिकल जजमेंट यूज़ करनी होगी, लेकिन अपना प्रोटेक्शन ज़रूरी है तमाम डॉक्टर्स को जो ऐसे मरीज़ों को देखें। उसमें ऑक्सीजन अगर 92% से नीचे है और रेस्पिरेटरी रेट जो है बढ़ा हुआ है और उनका जो नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर है वो 5 से ज़्यादा आ रहा है। ये स्कोरिंग सिस्टम है जो डिफरेंट चीज़ें में मॉनिटर कर रहा होता है इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर, पल्स, ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसकी बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो ये पेशेंट जो इस तरह के पेशेंट होंगे उनको एडमिशन की ज़रूरत होगी और उनको जो है एक डिसीजन उस सूरत में ज़रूर ले लेना चाहिए कि वुड दे बी गुड इनफ फॉर वेंटिलेटरी सपोर्ट इफ इट केम टू दैट सिचुएशन। अगर नहीं आती तो अच्छी बात है, लेकिन ये डिसीजन अर्ली हो जाना ज़रूरी होता है कि अगर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होगी कि नहीं होगी, अगर रेस्ट कॉल हो जाती है इस मरीज़ में। इसके अलावा अगर ये तो ऑक्सीजन ठीक है और रेस्पिरेटरी रेट भी हाई नहीं है और उनका अर्ली वार्निंग स्कोर जो है लेस देन 5 है तो उनको आप ईजिली घर भेज सकते हैं विद सम एश्योरेंसेस कि उनकी डिजीज़ इतनी बुरी नहीं है, वो माइल्ड कैटेगरी में होंगे और इंशाल्लाह 7 से 14 दिन में सिम्टम्स फ्री हो जाएंगे कम्प्लीटली। इसके अलावा अगर ये कोविड-19 के पेशेंट हैं और उनको आपको ऑक्सीजन देनी पड़ रही है तो आपने देखना है कि उनको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी या उनको CPAP दिया जा सकता है। CPAP का मैंने जैसे पहले बताया कि 40 to 60% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है और टेकेप्निक है तो CPAP उनको दिया जा सकता है। और CPAP की एडवांटेज ये है कि ये वेंटिलेशन की तरफ जाने से रोकती है। अगर ITU में एडमिट नहीं होगा पेशेंट और इंटूबेट नहीं होगा, वेंटिलेशन नहीं इसको ज़रूरत पड़ेगी तो ही और शी विल फाइंड इट यूज़फुल, क्योंकि ITU में मोर्टेलिटी बहुत हाई है। हमें पता है कि 50% से ज़्यादा मोर्टेलिटी है उन मरीज़ों की जिनको इंटूबेट करके वेंटिलेट करना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड वेंटिलेशन, निमोनियाज, भी तमाम नोसोकोमियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो जहाँ तक हो सके ITU एडमिशन को अवॉइड करें, लेकिन अगर ज़रूरी है तो फिर उसके अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता।
सी पैप को ट्रायल दें, और सी पैप जब आप दे रहे हैं हाई फ्लो ऑक्सीजन के साथ, उसको रेस्पिरेटरी हाई डिपेंडेंसी केयर में पेशेंट को रखना ज़रूरी है। एनजी ट्यूब उनकी फीडिंग के लिए ज़रूरी है। और सी पैप मैंने बताया कि प्रेशर ऑफ 10 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर वाटर इज यूजली रिक्वायर्ड। प्रोनिंग 3 से 4 आवर मुश्किल होती है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे बेहतरी आ जाती है पेशेंट की कंडीशन में। अगर पेशेंट वेल टॉलरेट कर रहा है सी पैप, तो आप स्लोली फिर वीन डाउन करते हैं ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन वीन डाउन हो रही है और पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, तो फिर आप सी पैप के ब्रेक दे सकते हैं मरीज़ को। और बाज़ वक्त सिर्फ नाइट में वेंटिलेशन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, दिन में उनको ज़रूरत नहीं होती, और स्लोली वो विंड डाउन हो जाते हैं और ऑक्सीजन से भी विंड डाउन हो जाते हैं, सी पैप से भी, और वो घर चले जाते हैं। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे हैं कि जिनको मैंने बताया कि वो सी पैप से काम नहीं चल रहा, उनकी ऑक्सीजनेशन ठीक नहीं हो रही, तो उनको फिर ITU की तरफ ले जाना होता है, उनको एस्केलेट करके ITU में एडमिट करना पड़ता है, उनको वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक वेन डायग्राम या एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया, तो उसको यूज़ किया जा सकता है अस्पतालों में। तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन क्या है? ये डिलीवरी और वेंटिलेशन है विदाउट दी आर्टिफिशियल एयरवे सपोर्ट। ये इंक्लूड करता है आई ये बोथ सी पैप एंड बाई पैप। सी पैप मैंने जैसा बताया कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, बाई पैप इज बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर है। तो इसमें फ़ायदा क्या होता है? ये रिड्यूस कर देता है इंस्पिरेटरी मसल का काम, अवॉइडिंग रेस्पिरेटरी मसल फटीग, टाइडल वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। सी पैप जो है वो काउंटर बैलेंस करता है इंस्पिरेटरी थ्रेशोल्ड वर्क रिलेटेड इंट्रिंसिक पीप को, और NIV इम्प्रूव करता है रेस्पिरेटरी सिम्टम कंप्लायंस बाय रिवर्सिंग द माइक्रोएटिलैक्टेसिस ऑफ द लंग। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बाई पैप या सी पैप को कंसिडर करें, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन को कंसिडर करें बिफोर कंसिडरिंग ITU एंड वेंटिलेशन सपोर्ट, क्योंकि उसकी वजह से मॉर्टेलिटी जो है पेशेंट की इम्प्रूव हो जाती है, डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं। जहाँ तक हो सके उसको पॉसिबली अवॉइड करें। अगर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो जाहिर सी बात है फिर इंटेंसिव केयर इज़ दी ओनली सपोर्ट दैट पेशेंट वुड रिक्वायर, अगर सी पैप वो सेटल नहीं हो रहा है। तो इसके अलावा जब आप सी पैप स्टार्ट करते हैं, पेशेंट को थोड़ा सा समझा दें, बी सपोर्टिव हो, इनकरेज करें, उसको सिटअप करें 35-40 के एंगल पे, मास साइज को प्रॉपर्ली मेजर करके दें ताकि उसको आसानी हो ऑक्सीजन लेने में। उसका जो प्रेशर है वो उसके वेट के हिसाब से मरीज़ के होता है। तो ये हम 10 किलोग्राम वेट के हिसाब से 1 सेंटीमीटर वाटर देते हैं, तो उमूमन मरीज़ 80 किलो या 90 किलो के होते हैं, तो हम उसी हिसाब से जो है उनको ऑक्सीजन 8 या 9 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर वाट के अप्रोप्रिएट मेजरमेंट करते हैं। मास्क की तस्वीर मैं लगाई है ताकि आप देख सकें किस तरह के मास्क यूज़ होते हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो ऑक्सीजन फेस मास्क को शो कर रही है, इसके कनेक्टर को शो कर रही है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ 8A में जो शो की गई है, यह वायरल फिल्टर है जो अटैच किया गया है। 8B ये वायरल फिल्टर है जो अटैच किया गया है। इसको अटैच करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बाईपैप या सीपैप एरोसोलाइजेशन प्रोसीजर्स हैं। ये वायरस को हवा में मुअल्लक कर देते हैं, जिसकी वजह से एरोसोलाइजेशन हो जाती है और वायरस स्प्रेड हो सकती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी हाई डिपेंडेंसी में इसको यूज़ करना चाहिए विद फुल PPE। डॉक्टर्स और नर्सेस को उसको देखना चाहिए। फुल PPE का मतलब यही है कि N95 या FFP3 मास्क हो, वाइज़र हो, और इसके अलावा जो है ग्लव्स हों, और वाटर रिपेलेंट गाउन हो, सर्जिकल गाउन हो तो अच्छा है। अगर ये चीज़ें आप नहीं यूज़ करेंगे विद शूज़ एंड हेड कैप, तो ये चांस है कि आपको या हेल्थ केयर वर्कर्स को इन्फेक्शन लग जाएगा। तो ये वायरल फिल्टर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप सीपैप या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन देते हैं मरीज़ को। उसके अलावा मॉनिटरिंग यही है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्लड गैसेस करें, 1 घंटे के बाद ब्लड गैसेस करें, फिर 4 आवर्स के बाद ब्लड गैसेस करें। कोविड-19 में हम कोशिश करते हैं कि कम से कम ब्लड गैसेस करें, कम से कम ब्लड्स करें, लेकिन बहरहाल मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। उसमें रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट शुरू में 15 मिनट्स, उसके बाद पहले 1 घंटे में, उसके बाद 30 मिनट्स में करते हैं, फिर उसके बाद जो है 12-12 घंटे से मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उनकी कॉन्शियसनेस लेवल, वो किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह टॉलरेट कर रहे हैं, सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। कोई बड़ा लीक ना हो, ये भी ज़रूरी है। नेज़ल ब्रिज पे ये अल्सर्स करते हैं। ये एक पिक्चर है जो है कि स्लीप एपनिया के मरीज़ को दिया जा रहा है सीपैप, बट दिस इज़ अ स्मॉल मशीन एंड कैन बी पोर्टेबली यूज्ड इन द हाउस एज वेल एट टाइम, बट ये हॉस्पिटल में यूज़ होना चाहिए अगर मरीज़ इतना अनवेल है। इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप के मास्क अवेलेबल हैं, उस साइड फिट करते हैं। ये मास्क जो है
स्पेस सूट टाइप का मास्क है, इसमें आप खाना भी खा सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन डिलीवर हो सकती है। यूजली ITU सेटिंग में इस तरह के मास्क यूज़ होते हैं। और CPAP में क्या होता है कि IPAP जो वैल्यूज़ है, इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर और एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, उनकी वैल्यूज सेम होती हैं। तो अगर हम 10 दे रहे हैं तो दोनों 10 होंगे, IPAP और EPAP 10 होगा, दैट बिकम्स द कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर सपोर्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, ये जानना ज़रूरी है कि अगर मरीज़ की कोई रीसेंट सर्जरी हुई है या अनड्रेन्ड न्यूमोथोरैक्स है तो उस कंडीशन में आप नहीं दे सकते नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, या कोई कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज़ है या मरीज़ जो है वो ड्राउजी है और स्लीपी है। और ये कि सारी चीज़ें हैं कि एडवांटेज यही है कि इम्प्रूव कर देती है कंफर्ट को पेशेंट के, रिड्यूस नीड ऑफ सेडेशन, और इसमें बोल भी सकता है, खाना भी खा सकता है, सोलो भी कर सकता है। ये इंटीबेट नहीं करना पड़ता, इसकी ये एडवांटेज है। रेस्पिरेटरी रेट बेहतर हो जाता है, टाइडल वॉल्यूम बेहतर हो जाते हैं, हार्ट रेट बेहतर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है, PCO2 को ब्लो ऑफ करता है इन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, PH जो है वो इम्प्रूव हो जाता है एज वेल। अगर साइंस ऑफ डिटोरेशन है उनको देखना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली रेस्पिरेटरी रेट गोइंग हाई इज़ इम्पोर्टेंट, एंड PaO2 over FiO2 लेस देन 200 मिलीमीटर Hg इज सजेस्टिंग हाइपोक्सिया वर्स हो रहा है। एसिडोसिस इन टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर 7.35 से नीचे हो तो वो डेंजरस है। फिर इसके बाद ये IPAP और EPAP की मैंने बात बताई है कि टाइप 2 में जो है IPAP जो है वो हायर प्रेशर होता है, वो अबाउट 12 रखा जाता है, और EPAP जो है लोअर प्रेशर होता है, अबाउट 6 रखा जाता है, 4। एक मशीन के अंदर मोड होता है CPAP मोड, वो आपको दबाना होता है और उसके बाद CPAP फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। जब BiPAP दे रहे हैं तो IPAP हाई होगा, EPAP लो होगा। इसके अलावा राइज टाइम, रेस्पिरेटरी रेट, रैम्प टाइम, रैम्प्स स्टार्ट, ये तमाम चीज़ें इसमें फीड करनी होती हैं। ज़्यादा मैं डिटेल्स में नहीं चाहूँगा कि मशीन किस तरह काम करती है। बेसिकली वो सांस जो मेहनत जो मसल्स को करनी होती है उसको सपोर्ट करती है, और एल्वुलाई को जो है वो ऑल्सो रिक्रूट करती है, जिससे कि इन मरीज़ों में ख़ास बेहतरी आ जाती है। तो ऑक्सीमेट्री इज़ इम्पोर्टेंट, ब्लड गैसेज इज़ इम्पोर्टेंट, CPAP treatment is important. Sometimes patient has to be intubated and ventilated. जहाँ तक अवॉइड कर सकें उसको करा जाए, अगर नहीं कर सकते तो फिर वो बेहतर सपोर्ट होता है वेंटिलेटरी मशीन पे। उसके बाद वो वीन डाउन करते हैं, बाद वो ट्रेक्योस्टमी करते हैं, बाद CPAP ट्रीटमेंट पे वापस डालते हैं वीनिंग डाउन में, और फिर पेशेंट वापस वार्ड में आता है और फिर वहाँ से घर में चला जाता है। ये डिसीजन अर्ली लेना बड़ा ज़रूरी है कि मरीज़ अगर फेल होता है CPAP या ऑक्सीजनेशन तो क्या करना होगा। ये मेरे रेफरेंसेस हैं, ये मेरी टीम है जो हम लोगों ने रेस्पिरेटरी हाई डिपेंडेंसी है जो हमारा यूनिट है, तो हम लोगों का टीम वर्क होता है, इसमें नर्सेज, डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, सबकी इम्पोर्टेंस होती है और सबको मिल के काम करना होता है। बाकी जो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि अल्लाह ताला शिफा दे और हमें इस मूजी मर्ज से तमाम लोगों को बचाए रखे। इट कंक्लूड्स माई प्रेजेंटेशन। मेरी ईमेल मौजूद है, अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहे डिटेल्स के लिए तो आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।